अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीब रहमान। आप देख रहे हैं अनवाइंडिंग सीएसएस एकेडमी इंटरव्यू सीरीज। हमारे आज के मेहमान हैं नौशान अहमद, जिन्होंने 2020 में सीसी क्वालिफाई किए और डीएसपी एलोकेट हुए हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप एज अ डीएसपी पुलिस में जो है एलोकेट हुए हैं। आप बताएं कि आपकी सारी तालीम जो है ये कहाँ से रही? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो सक्कर से हासिल की। मैं इंटरमीडिएट तक वहीं पे ही था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्कर से मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाऊँ। लेकिन क्या हुआ कि एक साल मैंने वहाँ पे कोशिश की सीए में रहने की, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ हो गए थे, तो उस वजह से मैंने क्विट कर लिया क्योंकि वो थोड़ा डिमांडिंग था। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग साइड पे चला गया, तो मैंने एडमिशन ली मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में, टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में। तो काफ़ी अच्छे नंबर से मैंने वो पास किया। 2013 में मैंने डिग्री हासिल की और फिर 2014 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। सर आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही? देखें, ये जर्नी तो काफ़ी मेरी हार्ड रही क्योंकि मैंने 2014 में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और फिर 2016 में मैं अपीयर हुआ था सीएसएस में पहली दफ़ा। तो उसमें मेरे सारे पेपर्स क्लियर थे, लेकिन मैं मैथ्स में, प्योर मैथ्स में फ़ेल हो गया क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो मैं समझा कि अगर मैं मैथ्स उठा लूँगा तो ऑप्शनल्स में मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं फ़ेल हो गया। उसके बाद मैं 2019 में अपीयर हुआ, लेकिन मैं ऐसे में रह गया। इसी के साथ साथ 2018 सीसी मैंने दिया, 19 दिया, तो 18 में मेरा ऐसे रह गया था और 19 में जो है मैं एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो नहीं ले पाया था। ऑप्शनल्स में मेरे कम मार्क्स थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और मैं 20th पोजीशन, ओवरऑल जो 20th पोजीशन मेरी आई उसमें, और मैं डीएसपी एलोकेट हुआ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने कैसे सिलेक्ट किए थे और कैसे करने चाहिए? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप कोशिश करें वही सब्जेक्ट्स उठाएं। जैसे फ़िलासफ़ी जो है वो कम स्टूडेंट्स उठाते हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी जो था वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स उठाए हैं उसमें। हर अटैम्प्ट में 65 से तो अब भी उठाए हैं। लेकिन जब आप फ़िलासफ़ी किसी को सजेस्ट करते हैं किसी स्टूडेंट को, तो वो ऐसा समझते हैं कि ये भी बिल्कुल मैथ्स टाइप कोई सब्जेक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रूसिव है और समझ में मतलब ना आने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़िलासफ़ी जो है वो एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है। तो मेरा इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने वो ऑप्ट कर लिया। इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंसेस पे मेरा इंटरेस्ट था, तो वो मैंने ऑप्ट कर लिया। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट से मुराद कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मज़ा आए, आप उसमें बोर नहीं हो, मोटिवेटेड रहें, आप वो उठा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सिलेक्टिव स्टडी पे ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उसको थॉरोली अगर आप उसका सिलेबस कवर करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ज़्यादातर शागिर्द जो हैं ये मुकाबले के इम्तिहानात में रह जाते हैं, उनकी ख़ास वजह आप क्या समझते हैं? देखें, वो जो फियर है ना, ख़ासतौर ऐसे राइटिंग का, वो तो शुरू से ही उनके अंदर मौजूद होता है। वो जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके जहन में यही सवाल होता है कि हम इस सब्जेक्ट को क्लियर कैसे करें। देखिए, पहले तो ये जो फियर है ना ऐसे का, ये इनको ख़त्म करना है। बहुत सारे वो जो होते हैं टीचर्स, वो सजेस्ट करते हैं कि पहले आप ऐसे को साइड पे रखें, बाकी जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उनको देखें, लेकिन मैं इससे मुख्तलिफ राय रखता हूँ। देखें, आप ऐसे का जो फियर है ना, पहले उसको ख़त्म करें, ठीक है? क्योंकि ऐसे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। मसला ये होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस किया ही नहीं जाता। हम बचपन से ही राइटिंग पे फोकस करते ही नहीं है, ठीक है? ना हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, ना हम स्टोरीज लिखते हैं, ना हम नरेशन पे ध्यान देते हैं। तो इस वजह से जब स्टूडेंट्स शुरू में आते हैं तो उनको लिखने में बड़ी तकलीफ़ होती है
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनसे एक सेंटेंस नहीं लिखा जाता। तो इस फियर को देखें ना, पहले ख़त्म करना है, ठीक है। इस फियर को आप ख़त्म करें और उसके बाद फिर आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस डर में रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक आप इस चीज़ को कन्क्वर नहीं कर सकते। पहले तो आप इस फियर को ख़त्म करें। ये CSS और BMS में ये जो ऐसे आता है, तो उसकी मतलब किस तरह शागिर्द अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखें, अनवाइंडिंग CSS एकेडमी की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर आगे लेके जाते हैं। अब जैसे अगर एक बच्चा है जिसको ABCD ही नहीं आती, मैं उनको बोल दूँ उन बच्चों को कि भैया आप लफ्ज़ लिखें या सेंटेंसेस लिखें, तो वो नहीं लिख पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि वो ग्रामर में कहाँ फॉल करते हैं। अगर वो ग्रामर में ही वीक हैं तो हम ग्रामर से जो है शुरू करना चाहिए हमें। तो पहले हम उनकी ग्रामर पे फोकस करें, ठीक है। फिर उन्हें हम पैराग्राफ राइटिंग सिखाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 पैराग्राफ एसेज पे उनको लाएं, ऐसे ग्रेजुअली। फिर कॉज एंड इफेक्ट एसेज, क्योंकि अगर प्रिपरेशन की शुरुआत से ही अगर आप उनको ऐसे लिखने पे वो करेंगे तो वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और वो जब नहीं लिख पाएंगे तो वो डिस्करेज होंगे, वो समझेंगे कि यार ऐसे तो हमसे होगा ही नहीं, तो हम आगे पढ़ के क्या करें, ठीक है। लेकिन जब आप उनको ग्रेजुअली लेके जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। आप शुरू में उनको ग्रामर सिखाएं, फिर पैराग्राफ राइटिंग पे लेके आएँ, फिर 3 पैराग्राफ ऐसे में लेके आएँ, और ऐसे फिर कॉज एंड इफेक्ट एसेज पे लेके आएँ, फिर आप आर्गुमेंटेटिव एसेज पे लेके आएँ और कोड बेस्ड एसेज जो हैं उन पे लेके आएँ, ठीक है। और उनको फिर आप सिखाएं वो जो जस्टिफाई करने का जो आर्ट है कि भाई एक पॉइंट आपने बना लिया, ठीक है। जैसे वकील क्या करता है कोर्ट में, वो एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट बिल्ड करता है और फिर सपोर्टिंग पॉइंट्स देता है अपने हक में, उस पॉइंट के हक में। तो ऐसे में भी यही है, जो मुख्तलिफ आप पैराग्राफ्स बनाते हैं उनको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। अगर वो जस्टिफाई करने का आर्ट आपको आ गया, आपको वाई एंड हाउ इस चीज़ को एड्रेस करना आ गया, तो फिर ऐसे राइटिंग जो है वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब ऐसे राइटिंग में आपने महारत हासिल कर ली तो फिर बाकी जो 11 सब्जेक्ट है ना, वो आपको बिल्कुल आसान भी लगेंगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। क्योंकि आपको पता है कि वो जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है वो यही है कि हम ऐसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक बच्चे के दिल में ये खौफ ख़त्म हो गया, वो समझता है कि मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ, तो फिर वो जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेगा। सर, ये जर्नी बड़ी टफ होती है और टिपिकल होती है, तो इस सारी जर्नी में आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? देखें, शुरू में तो शुरू के जो 1 या 2 अटैम्प्ट होते हैं तो बंदा मोटिवेट ही रहता है। लेकिन उसके बाद फिर अगर ख़ासतौर पे अगर जब कोई हेल्थ इशू हो जाए आपके साथ, तो फिर तो आप डीमोटिवेटेड रहते हैं। अब जैसे मेरे साथ शुरू से ही एक मसला था, स्टमक का फंक्शनल डिस्पेप्सिया जिसे बोलते हैं। तो मुझे बैठने में काफ़ी मसला था, तो मैं इतना बैठ नहीं पाता था। तो ये तो खैर मेरे साथ इशू है, अल्लाह करे और किसी के साथ नहीं हो। तो शुरू वाले 1 या 2 अटैम्प्ट में तो ठीक है मोटिवेशन, लेकिन बाद में फिर बंदा लेथार्जिक हो जाता है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि बंदा बहुत मेहनत करता है और 2 अटैम्प्ट दे के भी कुछ नहीं होता। जब वो पास नहीं होता तो फिर वो बोलता है यार अब 3rd अटैम्प्ट में भी कुछ नहीं होना। लेकिन मुझे इस बात ने मोटिवेट किया कि जब मैं 2 अटैम्प्ट में या 3 अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, तो मैंने कहा यार अगर मैं अभी गिव अप कर लूँगा तो जो भी मैंने मेहनत किया वो तो उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो क्यों ना जो मेरे पास अटैम्प्ट बचे हुए हैं तो मैं आगे जाऊँ, ठीक है। मैं मेरी जो मिस्टेक्स हैं मैं उन पर नज़र डालूँ और अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करके फिर से रीअपीयर हो जाऊँ, ठीक है। और मुझे ये भी था कि भाई अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक है। जब तक आप मेहनत करेंगे और अपनी गलतियों को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो फिर मैं इस आइडिया को लेके कि यार अगर मैं यहाँ पे गिव अप कर दूंगा तो मेरी जो पीछे मेहनत है जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है वो भी मैं गवा दूंगा, ठीक है। तो इस आइडिया को लेके मैं आगे चला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं कामयाब हो गया। आप अभी मौजूदा सिंध पुलिस में एज ए DSP काम कर रहे हैं,
तो ये पुलिस में जाना ये एक ड्रीम था या बाय लक पुलिस में आ गए आप? देखें, CSS हो या CCE हो, इसमें दो ग्रुप सी अहम होते हैं एक एस्पायरेंट के लिए। CSS है तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके बाद PSP, और CCE हो या PMS हो तो उसमें आप या तो PMS की तरफ जाते हैं या सेकंड नंबर फिर आप DSP की तरफ जाते हैं। तो मैं तो खैर नेचर वाइज बिल्कुल एक मतलब काम सा बंदा हूँ, तो मेरा तो खैर इस तरीके का कोई शौक नहीं था पुलिस में आने का। मैं तो शुरू से ही चाहता था कि सिविल साइड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आऊँ, और इस 2020 में भी जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं चाहता था कि मुझे PMS में एलोकेट किया जाए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल काम बिहेवियर के हैं, जो प्रोवोक नहीं होते, उनको क्या किया, उन्होंने DSP एलोकेट कर दिया। और मैं तो मेरा ताल्लुक जो था वो ऑलरेडी फोर्स से भी था, मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर था उसमें नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में। तो इस फैक्टर को देखते हुए उन्होंने मुझे इतने मार्क्स दिए कि मैं DSP में आ जाऊँ, क्योंकि मेरे वो जो लास्ट सीट PMS की जो गई थी उसके मेरे मुझसे 7 मार्क्स ज़्यादा थे, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो बाद में जब पुलिस में जब हम एलोकेट हो गए तो हमें पता चला कि पुलिस सर्विस जो है यहाँ पे सिंध में, वो उनमें अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत PMS के, क्योंकि PMS में 2018 में बहुत सारे उन्होंने कैंडिडेट्स वो उठा लिए थे, तो प्रमोशन के बहुत इश्यूज हैं उनके आगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप DSP अपॉइंट होते हैं अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप विद इन 5 ईयर्स SP हो जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, फिर आप इनकैडरमेंट के जरिए फिर PSP में भी जम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। खैर, अब देखें पुलिस में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे मैं समझता हूँ कि DSP बनिस्बत PMS के ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि PMS में ये है कि अगर आप जब सेलेक्ट होते हैं तो उसमें या तो आपको सेक्शन ऑफिसर रखा जा सकता है, या आपको चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर रखा जा सकता है, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर कम ही लोगों को रखते हैं, मोस्टली वो सेक्शन ऑफिसर्स ही लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप DSP हैं, ठीक है, तो आप कहलाएंगे तो DSP ही, लेकिन वहाँ पे आप फिर सेक्शन ऑफिसर हो जाएंगे, तो जो चार्म DSP का है वो सेक्शन ऑफिसर में नहीं है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। क्या फीलिंग्स थी जब पुलिस ग्रुप में आपका नाम आया था? मेरी तो फीलिंग्स मतलब मिक्स्ड थी बिल्कुल। मैं क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था, हालांकि वो कम हुआ था, 8 से 10 मिनट चला था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था क्योंकि मैंने जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दिए थे। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था। मैं मतलब इस उम्मीद में था कि मैं PMS में हो जाऊंगा, लेकिन जब मैंने DSP देखा तो मेरी मिक्स्ड फीलिंग थी। लेकिन मेरे जो घर वाले थे, मेरे जो बड़े भाई थे या फैमिली वाले थे, उनको तो बिल्कुल शौक था कि मैं पुलिस साइड पे आ जाऊं। तो वहाँ पे घर में जो है एक जश्न वाला माहौल जो है ना वो बन गया था। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था, हुआ कुछ। तो फिर ग्रेजुअली ये फीलिंग तब्दील होने लगी जब लोगों ने मुझे समझाया कि भाई DSP जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत लिहाज से वो PMS से भी ज़्यादा बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फिर मैं भी सेटिस्फाइड होने लगा। और अच्छा, फीलिंग जब ये रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था, जब रमज़ान में जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो लगभग जब मैं 2:30 बजे उठा था सहरी के लिए, तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, मैं पास हुआ। तो वो फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग थी। वो मतलब मैं अपनी खुशी को मतलब बयान ही नहीं कर पा रहा था। और इसमें ये है कि मैं अगर PMS में मेरा नाम आ जाता तो हो सकता है वही मैं उसमें फीलिंग में दोबारा चला जाता। लेकिन जब DSP मैंने देखा तो बिल्कुल एक मिक्स्ड सी फीलिंग थी मेरी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था। जो नए शागिर्द CSS कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो अपने इस जो है ना मकसद में कामयाब हो सकें? देखें, पहले तो वो नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें, वो डायरेक्ट जंप ना लगाएं। अगर वो चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन उनकी हो, तो वो पहले तो ये देखें कि इंग्लिश ग्रामर में वो कहाँ फॉल करते हैं, ठीक है। अगर वो इंग्लिश ग्रामर में ही वीक है तो पहले तो कुछ ना करें, ग्रामर पढ़ें, ठीक है। ग्रामर पढ़ें और रीडिंग करें। रीडिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, आप बुक्स पढ़ लें, आप नॉवेल्स पढ़ लें, कुछ भी आप पढ़ लें, ठीक है।
ग्रामर के बाद फिर आप पैराग्राफ राइटिंग पे आए, पैराग्राफ राइटिंग के बाद फिर आप एक शॉर्ट ऐसे जिसे हम बोलते हैं 3 पैराग्राफ या जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट ऐसे बोलते हैं उस पे आ जाए। अगर आप जब ऐसे ग्रेजुअली मूव करेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब आप जंप लगाएंगे ना तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट है जो बोलता है कि यार मैं CSS करना चाहता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको ऐसे सिखाने पे ले आएंगे, ठीक है, हालांकि उसकी ग्रामर भी वीक है, उसको पैराग्राफ का भी नहीं पता, तो वो क्या होगा कि वो ऐसे लिख ही नहीं पाएगा। फिर उसके अंदर ही अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी कि यार ऐसे तो मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, तो मैं तो जब ऐसे लिख ही नहीं सकता तो मैं कैसे कामयाब होगा आगे। तो इस फीलिंग को, इस डिमोटिवेशन को कंट्रोल करने के लिए ये है कि नीचे से ऊपर लाया जाए स्टूडेंट्स को, और इस एकेडमी में हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्टूडेंट्स को नीचे से ऊपर लाएं ताकि वो मोटिवेटेड भी रहे और उसकी जो तैयारी है वो एक सही सिमत में चले, बिल्कुल स्मूथ चले। इंटरव्यू की ऐसी कौन सी अहम चीज है जो आप समझते हैं कि उससे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आप ले लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद ये है कि जो चीज़ आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, उसको इफेक्टिवली आप और आर्टिकुलेट करें विद एलोक्वेंस, ठीक है, मतलब वो जो आपसे पूछ रहा है आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें उसमें आप बिल्कुल फ्लुएंट हो, ठीक है, आप मतलब वो जिसे हम बोलते हैं हकलाएं नहीं, ठीक है, बिल्कुल फ्लुएंटली बात करें, स्मूथली बात करें। और इसके अलावा आप जो जवाब दें वो बिल्कुल कंसाइजली दें, ज़्यादा उसको डीप में ना लेके जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन इंटरव्यू। सर 2023 का CC अनाउंस हो गया, विद इन मंथ्स जो है ना ये पेपर होने वाले हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म में उसकी जो है ना अच्छे से तैयारी कर सकें? मैं ये एडवाइस करूंगा कि मॉक एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हों वो, ठीक है। मॉक एग्जाम्स में वो जो एक्सपोजर है, वो जो एग्जाम में एक्सपोजर होता है, वो जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो अगर ऑलरेडी आप उसको मतलब एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वहाँ पे आप पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। और मॉक एग्जाम्स में क्या होगा कि वो जो टीचर है वो आपको आपकी वीकनेसेस बता देंगे कि इन एरियाज में आप वीक हैं, इन पे आप काम करें, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। और मॉक एग्जाम्स में ये होगा कि आप वैसे भी प्रैक्टिस घर में करते हैं राइटिंग की, तो मॉक एग्जाम्स में भी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपने जो लिखा है वो अच्छे तरीके से इवेल्युएट हो जाए, आपकी वीकनेसेस हाईलाइट हो जाएं, तो आप उन पे जब वर्कआउट करेंगे तो आपको एग्जाम में उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी देखें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 महीने हैं, 2.5 माह है। देखिए CSS में कहा जाता है या PCS में कि इट इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि अभी जो करंट इश्यूज हैं, ठीक है, उन पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि करंट इश्यूज जैसे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है और आपके पास अभी और जो इश्यूज हैं हमारे नेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि 26th अमेंडमेंट है, ठीक है, इस किस्म के जो सवालात हैं ना 5, 6, 7, 8, आप इन पे फोकस करें, इन पे ग्रिप हासिल कर लें। देखें, इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में भी कोई ना कोई टॉपिक इनमें से आ जाएगा। और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो तो है ही इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, उसमें भी आपके 3, 4, 5 सवाल उसमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपकी जो आधी प्रिपरेशन है कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, इनमें से ही हो जाएगी, ठीक है। तो करंट इश्यूज, वो जो अब नॉलेज जो बेस है ना अपना, वो अपडेटेड रखें, करंट इश्यूज को देखें, अभी कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल उस पे हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया वार जो है वो उसमें कोई सीज फायर आ जाए, ठीक है, उसको ख़त्म कराया जाए, तो उस पर सवाल आ सकता है, ठीक है। उस पर इवन ऐसे भी आ सकता है कि द रीसेंट एफर्ट्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, उस पर आपको कहा जा सकता है कि आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे और पाकिस्तान अफेयर्स पे, ठीक है,
और इनमें भी स्पेसिफिकली वो जो करंट इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं या ग्लोबल इश्यूज हैं, उन पे थोड़ा नज़र रखें, गहरी नज़र रखें, ठीक है। ज़्यादा उसमें डीप में अगर आप इन 2 माह में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन पे जो करंट इश्यूज हैं इन पे आप नज़र रखें और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सर सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं पर वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो आपका शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।